ही व्हाट्सअप गाइस, दिस इज शमशेर अली और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बिहार बोर्ड के क्वेश्चन बैंक के केमिस्ट्री के सॉल्यूशन के बारे में। और ये 2017 का कंपार्टमेंटल एग्जाम का क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन होगा। इस वीडियो में लगभग हम 14 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ये पार्ट 1 वीडियो है और इसके बाद पार्ट 2 इसका आएगा और फिर धीरे धीरे करके 2018, 19, 20 के भी क्वेश्चन पेपर सॉल्व किए जाएंगे। और आपको बता देते हैं कि हमने वादा किया था कि 20 तारीख से आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी देंगे, लेकिन लाइट के प्रॉब्लम की वजह से केवल लाइट के प्रॉब्लम की वजह से हम वीडियो शूट नहीं कर पा रहे हैं। तो वो उसको भी थोड़ा बिल्कुल जल्द ही हम लेकर के आएंगे, बिल्कुल जल्द। कोशिश हमारी रहेगी कि 2 दिन के अंदर अंदर उसको भी स्टार्ट कर दें, क्योंकि लाइट बहुत प्रॉब्लम में चल रही है। और आप अभी भी देख सकते हैं लाइट बहुत कम है, अभी बिल्कुल लाइट कम है, पहले के मुकाबले आप देख भी सकते हैं। तो चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और पहले क्वेश्चन को लिखते हैं। तो देखिए पहला सवाल आपका कह रहा है मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या कितनी होती है। थोड़ा अलग जुबान में आपको समझाते हैं इस क्वेश्चन को। कह रहा है कि इनिशियल क्रिस्टल सिस्टम की संख्या कितनी होती है। तो मूल क्रिस्टल सिस्टम की संख्या आपको सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 में आपको पढ़ने, और मूल क्रिस्टल सिस्टम की संख्या होती है 7। ये कौन कौन से होते हैं जरा देखिए। ये होती है पहला क्यूबिकल, दूसरा होता है टेट्रागोनल, तीसरा होता है ऑर्थोरोम्बिक, चौथा होता है हेक्सागोनल, फिर पांचवे की बात करें तो रोम्बोहेड्रल, छठे की बात करें तो मोनोक्लिनिक, और सातवें की बात करें तो ये होता है ट्राइक्लिनिक। ये 7 टाइप के आपके पास क्रिस्टल सिस्टम होते हैं। क्यूबिकल, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, हेक्सागोनल, रोम्बोहेड्रल, मोनोक्लिनिक एंड ट्राइक्लिनिक। ये 7 क्रिस्टल सिस्टम होते हैं। अगर आपको अब याद नहीं होगा तो इसके ऊपर, मतलब अगर ये याद नहीं है आपको तो इसके ऊपर हमने एक पार्टिकुलर वीडियो बनाया है, उसमें हमने ट्रिक भी बताया है। तो आप सर्च करिएगा क्रिस्टल सिस्टम और शमशेर अली या क्रिस्टल सिस्टम वीवो केमिस्ट्री, तो वीडियो आ जाएगी। वहां से आप जाकर के पूरा फुल डिटेल नॉलेज लीजिए और फिर उसके बाद आप इसको याद करने का ट्रिक भी पा सकते हैं, जान सकते हैं। तो चलिए मूल क्रिस्टल सिस्टम की संख्या होती है 7। ये 7 के साथ आपके सामने हैं और इनको लिखिएगा और फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इनको लिखना एकदम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर लिखते हैं आप, नोट्स बनाते हैं कॉपी में, अगर नोट्स बना ही रहे होंगे आप, जाहिर सी बात है अगर देख रहे होंगे वीडियो, लेकिन आप लोग पूरा वीडियो नहीं देख रहे हैं, पता नहीं क्यों, हमको तो समझ नहीं आ रहा। पूरा का पूरा हमने सॉल्यूशन बता रखा है, फिर भी पता नहीं क्यों। अच्छा लगे तो भी ठीक, नहीं अच्छा लगे तो भी ठीक, क्योंकि मैं अपनी तरफ से प्रयास कर रहा हूं आपको देने के लिए। आप एक्सेप्ट करें ना करें ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। चलिए हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और दूसरे क्वेश्चन को लिखते हैं। चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिए कह रहा है क्रिस्टल सिस्टम AB से निम्नलिखित में से किस क्रिस्टल सिस्टम में A इज नॉट इज इक्वल टू B, B इज नॉट इज इक्वल टू C एवं अल्फा इज इक्वल टू बीटा, बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री स्केल वर्तमान रहता है। तो देखिए क्रिस्टल सिस्टम में अल्फा इज A इज नॉट इज इक्वल टू B, A, B और C की बात करें, अल्फा, बीटा और गामा की बात करें तो A, B और C, A इज नॉट इज इक्वल टू B, नॉट इज इक्वल टू C। ऐसा कंडीशन और अल्फा बीटा के बराबर और बीटा गामा के बराबर और फिर गामा भी अल्फा के अगर बराबर हो, ये एंगल शो करता है अल्फा बीटा और गामा। A, B और C एक्सिस का लेंथ शो करता है। तो ऐसे कंडीशन हमेशा
और एक और बात कि अल्फा और बीटा और गामा कि ये सब के सब अगर 90 डिग्री के बराबर हो तो इसके सबसे अच्छे एग्जाम्पल हैं ऑर्थोरोम्बिक सल्फर। देखिए हम एग्जाम्पल से आपको समझा रहे हैं, ऑर्थोरोम्बिक सल्फर और कैल्शियम कार्बोनेट, इसके दो एग्जाम्पल होते हैं। तो जरा देखिए, नाम से यह स्पष्ट है, ऑर्थोरोम्बिक सल्फर के नाम से यह स्पष्ट है ऑर्थोरोम्बिक, मतलब ऑर्थोरोम्बिक क्रिस्टल सिस्टम में एक्सिस की लंबाई ए बी और सी आपस में बराबर नहीं होती। अल्फा बीटा गामा ये जो एंगल है ये सब के सब 90 डिग्री के बराबर होता है। तो ऑप्शन में जरा चेक करते हैं कि ये पहला करा त्रिनताक्ष, हिंदी में देखिए कितना शुद्ध हिंदी लिखा है, इसको हमने अंग्रेजी में लिखा है ट्राइक्लिनिक। क्या कहते हैं? ट्राइक्लिनिक। अच्छा, उसके बाद है ऑर्थोरोम्बिक, उसके बाद है क्यूबिकल यानी घनाकार, और लास्ट है एक नताक्ष मतलब मोनोक्लिनिक। तो ऑप्शन के हिसाब से मतलब ऑप्शन तो ऑर्थोरोम्बिक सही होगा, और ऑर्थोरोम्बिक क्यों सही होगा? क्योंकि ऑर्थोरोम्बिक सल्फर इसका एग्जाम्पल है, और इसका ऐसा स्केल के कंडीशन के अनुसार, स्केल पर कंडीशन के अनुसार ऐसा ही वैल्यू आता है, ये लेंथ का, ये एंगल का। तो ऑर्थोरोम्बिक आपका सही आंसर होगा। ये देखिए दो के दो लगातार दो सवाल सॉलिड स्टेट से पूछे गए थे, और दोनों क्रिस्टल सिस्टम से लिया गया क्वेश्चन है, तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और फिर आप इसको भी लिखेगा, और फिर हम आगे बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। चलिए तीसरा सवाल देखते हैं। कह रहा है एक जलीय घोल का हिमांक -0.186 डिग्री सेल्सियस है। तो सबसे पहले हम डाटा भी तैयार करते चले। इधर आपका ऑप्शन है, इधर ये आपके ऑप्शन है 4, और कह रहा है जलीय घोल का हिमांक -0.186 डिग्री सेल्सियस है। मतलब ये कहेंगे कि सिंस जलीय घोल का हिमांक यानी फ्रीजिंग पॉइंट। अच्छा, जलीय घोल का हिमांक को अगर शॉर्ट फॉर्म में लिखना हो तो कैसे लिख सकते हैं? देखिए, कह सकते हैं टेम्परेचर ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। जलीय घोल यानी सॉल्यूशन। देखिए, टेम्परेचर ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, टेम्परेचर ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। देखिए, फ्रीजिंग पॉइंट यानी हिमांक और घोल यानी सॉल्यूशन। यहां देखिए TFS, टेम्परेचर ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। कितना दिया भाई? दिया है ये -0.186 डिग्री सेल्सियस। अच्छा, क्वेश्चन में दिया है KF का वैल्यू। KF दिया है कितना? यहां 1.86, और यहां KB दिया है आपका, यहां लिख देते हैं KB दिया है कितना? KB कितना दिया है? 0.512, और कह रहा है जलीय घोल का क्वथनांक उन्नयन क्या होगा, यानी इलेवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट की बात आपसे पूछी जा रही है। तो इलेवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट यानी क्वथनांक का उन्नयन, तो क्वथनांक का उन्नयन डेल्टा TB से डिनोट किया जाता है, और यही आपसे पूछा जा रहा है। अगर हम डेल्टा TB के फॉर्मूले से इन आंकड़ों को निकालना चाहें तो हमको डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट यानी कि डेल्टा TF का वैल्यू मालूम होना बेहद जरूरी है। डेल्टा TF का वैल्यू मालूम होना बेहद जरूरी है, और डेल्टा TF का वैल्यू होता है, देखिए डेल्टा TF का मतलब डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। लिख भी देते हैं हम, पहले इनको निकालते हैं फिर लिख भी देते हैं। कहेंगे कि सिंस डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट यानी कि हिमांक का अवनमन, इसको किससे डिनोट करते हैं? डेल्टा TF से, बराबर वाट। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? डेल्टा TF इज इक्वल टू TF का मतलब टेम्परेचर ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। किसका फ्रीजिंग पॉइंट? सवाल ये है। तो टेम्परेचर ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, अगर जलीय घोल की बात हो रही है तो ये टेम्परेचर ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर की बात होगी। किसकी बात होगी? वाटर की बात होगी, क्योंकि जलीय घोल की बात हो रही है। माइनस टेम्परेचर ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, मतलब केवल जल का, और उसके बाद उसमें से मतलब पूरे जल का, और उसी में से घटाना है किसका? जलीय घोल का फ्रीजिंग पॉइंट। ये क्या है? देखिए
आपसे जल का हिमांक का अवनमन पूछा जा रहा है, तो जल का हिमांक का अवनमन अगर आप निकालेंगे तो जल का फ्रीजिंग पॉइंट मतलब 0 डिग्री सेल्सियस, कितना डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस, अब माइनस पूरे घोल का यानी कि पूरे सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट कितना दिया भाई, -0.186 डिग्री सेल्सियस। क्लियर। अब एक बात बताइए, अगर आप इसका वैल्यू निकालेंगे तो कितना आएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस, तो प्लस 0.186 डिग्री सेल्सियस। ये आ गया डेल्टा टी एफ का वैल्यू, डेल्टा टी एफ का वैल्यू यानी कि हिमांक का अवनमन यानी कि डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट या डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का वैल्यू आ गया। अब देखिए, आप जानते हैं डेल्टा टीबी का फॉर्मूला होता है डेल्टा टी एफ अपॉन के एफ इंटू के बी, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो देखिए डेल्टा टीबी आपको निकलना है, डेल्टा टीएफ का वैल्यू कहां है, डेल्टा टीएफ का वैल्यू ये है, और डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू कितना है, 0.186 अपॉन के एफ का वैल्यू कितना है 1.86 इंटू के बी का वैल्यू कितना है, के बी का वैल्यू है 0.512। क्लियर। अब देखिएगा यहां अगर चेक करिए आप तो 1.86 है, ये 0.186 है, तो कितना से कट सकता है, चेक करिए, तो 10⁻⁻1 से कट सकता है, तो इसको कटा देंगे 10⁻⁻1 से, तो 10⁻⁻1 इंटू 0.512 इज इक्वल टू वैल्यू कितना हो जाएगा 0.0512 डिग्री सेल्सियस। ये आपका वैल्यू हो गया। पता नहीं दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, चेक करते हैं। बिल्कुल आपको दिख रहा है 0.0512 डिग्री सेल्सियस। तो ये आपका ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, 0.186 गलत है, -0.512 ये भी गलत है, ये 1.86 ये भी गलत, और 0.0512 ये आपका डी ऑप्शन सही होगा। आप निकालने का तरीका बिल्कुल समझ गए होंगे कैसे हम इसको डिफाइन किए हैं और कैसे निकालें। फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू डेल्टा टी एफ अपॉन के एफ इंटू के बी। बात क्लियर हो गई होगी। तो चलिए अब हम चौथे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए 4 नंबर सवाल है। 4 नंबर सवाल कहता है निम्न में से कौन गुण अणु संख्या गुणधर्म नहीं है, अणु संख्या गुणधर्म नहीं है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। अणु संख्या गुणधर्म को क्या कहते हैं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो पूछ रहा है इनमें से कौन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है, नहीं है की बात पूछा जा रहा है। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी सबसे पहले देख लेते कि होता कौन कौन है। तो देखिए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होता है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट यानी कि हिमांक का अवनमन, इलेवेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट यानी कि क्वथनांक का उन्नयन, उसके बाद वेपर प्रेशर का क्या बोलते हैं उसको क्या बोलते हैं, हिंदी में ही बोल देते हैं, देखिए याद नहीं आ रहा है, वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन, वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन, ये एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। तो इसका मतलब यह है कि हिमांक का अवनमन एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, यहां कह रहा है कि नहीं है, इसका मतलब ये गलत है। क्वथनांक का उन्नयन एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, अब क्वेश्चन में पूछा जा रहा है नहीं है वाला बात बताइए, तो ये भी गलत है। वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन ये भी एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी यानी अणु संख्या गुणधर्म है, इसका मतलब ये भी गलत है। और प्रकाशीय क्रियाशीलता ऑप्टिकल एक्टिविटी ये एक अणु संख्या गुणधर्म नहीं है। बात क्लियर हो गई होगी। तो चलिए अब हम लोग 5वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 5 नंबर सवाल क्या है, देखिए कहता है फैराडे सेकेंड लॉ किससे संबंधित है, यानी फैराडे का द्वितीय नियम, विद्युत अपघटन का द्वितीय नियम किससे संबंधित है। ऑप्शन है धनायन के एटॉमिक नंबर से, कभी नहीं हो सकता।
ये धनायन के एटॉमिक नंबर की बात हो रही है, कभी ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि सेकेंड लॉ की अगर हम बात करें तो ये हमेशा विद्युत अपघट्य के समतुल्य भार के समानुपाती होता है। तो यहां देखिए ऑप्शन बी है, विद्युत अपघट्य के समतुल्य भार से संबंधित है, धनायन के ऋणायन के परमाणु भार से संबंधित है, ऋणायन के वेग से। तो यहाँ विद्युत अपघट्य के समतुल्य भार के समानुपाती होते हैं, यानी उससे संबंधित है, इसीलिए ये बी ऑप्शन आपका सही होगा। चलिए 6 नंबर सवाल पे चलते हैं। देखिए 6 नंबर सवाल कह रहा है रिएक्शन CH3COO C2H5 यानी इथाइल एथेनोएट प्लस H2O H प्लस कैटलिस्ट का काम कर रहा है, और कह रहा है कि एसिटिक एसिड और इथाइल अल्कोहल एक प्रोडक्ट बन रहा है। तो इस रिएक्शन की ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगी? आपसे अभिक्रिया की कोटि पूछी जा रही है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन यानी कि अभिक्रिया की कोटि क्या होगी इस दिए गए अभिक्रिया में। तो देखिए कह रहा है CH3COO C2H5 H2O और H प्लस कैटलिस्ट का काम कर रहा है, उत्प्रेरक का काम कर रहा है। तो आप जानते हैं कि कभी भी H प्लस मतलब हाइड्रोजन आयन कभी भी फ्री स्टेट में नहीं पाया जाता है। जब भी यह पाया जाता है, 10th क्लास में आप पढ़ के आए हैं एसिड बेस चैप्टर में, कि H प्लस आयन कभी भी फ्री स्टेट में नहीं पाया जाता है। यह हमेशा H प्लस बनने के बाद जल के अणु से मिलकर के और फिर हाइड्रोनियम आयन का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? हाइड्रोनियम आयन का निर्माण करता है। तो हम कैसे मान सकते हैं यहां कि केवल और केवल H प्लस ही यहां कैटलिस्ट के फॉर्म में मौजूद है? तो इसका मतलब यह है कि ये जो H प्लस है, यानी जो H प्लस आयन कैटलिस्ट के रूप में, उत्प्रेरक के रूप में है, ये हो न हो H प्लस और H2O दोनों साथ है, लेकिन केवल इसी को दिखाया गया है रिएक्शन में। तो इसका मतलब यह है कि ये दो रिएजेंट आपको जो दिखाई दे रहे हैं H2O और इथाइल एसीटेट, इनमें से H2O H प्लस के साथ है, यानी कि ये H3O प्लस लिखें या H प्लस और एक्वस लिखें, दोनों बात सही है। तो H प्लस ये एक्वस के फॉर्म में मौजूद है, यानी कि ये H2O ये उत्प्रेरक के साथ मौजूद है। तो अब बताइए कितना रिएजेंट बचता है आपके पास? एक ही रिएजेंट बचता है, और हमेशा रेट ऑफ रिएक्शन समानुपाती होता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएजेंट के एक्सपोनेंशियल फॉर्म के, मतलब उसके सांद्रता के घात के समानुपाती होता है। घात का मतलब उसके ऊपर जितना संख्या रहेगा उसकी संख्या के समानुपाती होगा। तो देखिए रेट ऑफ रिएक्शन जब समानुपाती होता है रिएजेंट के कॉन्सेंट्रेशन टर्म के समानुपाती होता है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म के कॉन्सेंट्रेशन टर्म के एक्सपोनेंशियल फॉर्म के समानुपाती ही। सीधा सीधा समझिए कि ये एक रिएजेंट है, इसके ऊपर जितना संख्या रहेगा 1 2 3 4 उसके समानुपाती। तो देखिए, तो रेट ऑफ रिएक्शन जब समानुपाती है इस रिएजेंट के घात उसके ऊपर घात के समानुपाती, तो रेट ऑफ रिएक्शन बराबर के एक कोफिशिएंट है, कांस्टेंट है, और रिएजेंट क्या है? CH3COO के, और इसका बताइए घात कितना होगा? इसका घात होगा 1। एक्सपोनेंशियल फॉर्म कितना होगा? 1। इसका मतलब यह है कि इसके घात के समानुपाती है। तो अब बताइए, ठीक है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना होगा? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताइए। इसके ऊपर घात 1 है, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन रिएजेंट के घात के संख्या के बराबर होता है। रिएजेंट के यानी अभिकारक के घात के योगफल के बराबर होता है। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन यानी अभिक्रिया की कोटि कितनी है? 1 है। कितनी है? 1 है। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जो दिया गया रिएक्शन है, अभिक्रिया की कोटि अगर 1 आ रही है, तो ये रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। कौन सा रिएक्शन? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, यानी कि ये जो रिएक्शन है ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। बात क्लियर हो गई होगी?
ऑप्शन चेक करते हैं कितना दिया है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया की कोटि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना दिया 1, ये ऑप्शन सी सही होगा। तो इनको लिख लीजिएगा, यहां सांद्रता अभिकारक की सांद्रता के समानुपाती और एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑर्डर ऑफ रिएक्शन यानी कि अभिक्रिया कोटि एक्सपोनेंशियल फॉर्म के योगफल के बराबर होता है, यानी घात के योगफल के बराबर होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और 7 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए देखिए 7 नंबर सवाल, P2O5 अच्छा है, क्या अच्छा है भाई? देखिए, कर अधिशोषक अच्छा है या अवशोषक अच्छा है कि अच्छा अवकारक है कि रंग विनाशक अच्छा है, क्या है? तो देखिए P2O5 एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है। डिहाइड्रेटिंग एजेंट का मतलब होता है कि यह जल अवशोषक होता है। क्या होता है? जल अवशोषक। तो देखिए जल अवशोषक होता है। तो एक बात बताइए, इसमें अवशोषक शब्द आ रहा है, क्या होता है, क्या आ रहा है? अवशोषक शब्द आ रहा है। इसी P2O5 के कारण ना, अगर आप चीनी यानी शुगर, जिसको हम लोग सुक्रोज कहते हैं, चीनी कमा कागज को अगर इनके साथ रखा जाए या लकड़ी को इनके साथ रखा जाए P2O5 के साथ, तो उसको ना ये काला बना देता है। क्या करके? उसके अंदर मौजूद जल जो होते हैं उनको अवशोषित करके और उनको काला बना देता है। आपने गौर किया होगा कि चीनी के पार्टिकल अगर कभी काले हो गए होंगे, इसका मतलब यह है कि फास्फोरस का ऑक्साइड वहां बना होगा और P2O5 या P4O10 जिसका केमिकल फॉर्मूला होता है वो बना होगा, और वही उसके रंग को काला बना दिया होगा, केवल और केवल क्या करके? जल अवशोषित करके। मतलब उसका जितना जल का पार्टिकल होता होगा सब के सब निकाल लिया होगा। तो सॉरी, तो ये एक जल अवशोषक है, यानी कि ये अवशोषक हुआ। आगे बढ़ते हैं, और इसके और भी बहुत सारे प्रॉपर्टी हो सकते हैं। ये ना सल्फ्यूरिक एसिड से उसके जल को क्या करता है? निकाल लेता है। जैसे H2SO4 है, सल्फ्यूरिक एसिड है, और ये जैसे ही P2O5 इससे मिलाया जाता है तो ये क्या करता है? सबसे पहले सल्फर ट्राइऑक्साइड इससे अलग कर देता है और फिर HPO2 नामक एक पदार्थ का यानी कि एसिड का निर्माण कर देता है। तो जल अवशोषित करके ये सारी प्रक्रियाएं करती हैं, ये करता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और अब हमने जाना अभी P2O5 क्या है, एक जल अवशोषक है। अब आगे बढ़ते हैं और लिखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए सवाल क्या है, कह रहा जिंक ब्लेंड अयस्क का सांद्रण किस विधि से होता है। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, अयस्क वाले वीडियो में भी हमने बताया था और बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए जिंक ब्लेंड ZnS को कहते हैं, इसका सांद्रण हमेशा फोर्थ फ्लोटेशन मेथड द्वारा किया जाता है, जिसको हिंदी में फेन पलावन विधि या झाग पलावन विधि या इसी को फेन उत्प्लावन विधि के नाम से जाना जाता है। तो आप लिख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं 9 नंबर क्वेश्चन की तरफ। देखिए 9 नंबर आसान सवाल है, करा कॉपर पाइराइट का सूत्र है। तो कॉपर पाइराइट का केमिकल फॉर्मूला CuFeS2 होता है, और इसको आप लिख लीजिएगा CuFeS2। ओर्स वाले वीडियो में भी हमने इसको बखूबी बताया था, बहुत ज्यादा डिस्कस भी हुआ है। ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट भी है, आसान है, इंपॉर्टेंट भी है। चलिए लिख लीजिएगा इसको, CuFeS2 कॉपर पाइराइट का केमिकल फॉर्मूला होता है। 10 नंबर क्वेश्चन को लिखते हैं। देखिए 10 नंबर सवाल, करा निम्न में से कौन P ब्लॉक का तत्व नहीं है। P खंड का तत्व नहीं है। तो P खंड का तत्व नहीं है का मतलब क्या है कि इसमें एक ऐसा ऑप्शनल क्वेश्चन है, इन 4 ऑप्शंस में से, ये 4 ऑप्शंस में से कोई ऑप्शन ऐसा है जो P ब्लॉक का तत्व नहीं है। इसका मतलब या तो S का हो सकता है या D का हो सकता है या F का हो सकता है। ये कैसे पता चलता है?
ये केवल और केवल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने पर ही पता चलता है। लाइट ना अप डाउन कर रहा है, वोल्टेज है ही नहीं, इसीलिए थोड़ा सा ना समस्या हो गया होगा आपको। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं है, आज एडजस्ट कर लीजिएगा। लाइट के प्रॉब्लम की वजह से ही दिन में तो लाइट दे ही नहीं रहा है, थोड़ा सा एकदम लाइट दे रहा है दिन में, और शाम को तो जब हमको मतलब टाइम मिलता है तो लाइट ही नहीं मिल रहा है। कोई बात नहीं है, चलिए देखते हैं। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं, तब पता चलेगा कौन पी ब्लॉक का तत्व नहीं है। देखिए एशियन, एशियन यानी टीन, जिसका परमाणु संख्या होता है 50। नेक्स्ट है फॉस्फोरस, इसका परमाणु संख्या होता है 15। अगला है सल्फर, इसका परमाणु संख्या होता है 16। और नेक्स्ट है बेरियम, इसका परमाणु संख्या होता है 56। ये एशियन यानी टीन, इसको स्टेनम कहते हैं लैटिन लैंग्वेज में। तो देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे तो ये हो गया क्रिप्टन 36, फिर क्रिप्टन 36 के बाद 5s2 4d10, तो 36 और 2 38 10 48, और फिर 4d10 के बाद क्या आ जाता है आपका 5p2, 48 और 2 50। तो ये अंतिम इलेक्ट्रॉन यानी लास्ट इलेक्ट्रॉन p ऑर्बिटल में एंटर कर रहा है। इसका मतलब ये है कि ये जो है p ब्लॉक एलिमेंट है। क्या है? p ब्लॉक एलिमेंट है। जरा आगे देखिए, ये फास्फोरस है। फास्फोरस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो ये नियॉन 10, ये नियॉन 10, 3s2 और फिर 3p3। देखिए ये भी p ऑर्बिटल में इनका अंतिम इलेक्ट्रॉन, लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर कर रहा है। इसका मतलब ये p ब्लॉक एलिमेंट है। बात क्लियर? अगला देखिए सल्फर है, सल्फर 16, ये भी नियॉन 10 और फिर 3s2 और 3p4, फिर p में जा रहा है यानी p ब्लॉक एलिमेंट, ये भी p ब्लॉक का हो गया। इसका मतलब लास्ट वाला बचा तो वही या तो s का होगा या d का होगा या f का होगा। चेक कर लेते हैं इनको भी। यही ऑप्शन सही है क्योंकि अंतिम यही ऑप्शन बचा है, लेकिन फिर भी सॉल्यूशन बनाते हैं। देखिए समय बचाने के लिए ना वैसे आप टिक लगा दीजिएगा। अगर 3 ऑप्शन आपके गलत मिल गए तो चौथा ऑप्शन सही होगा ही होगा, नहीं तो अगर वो भी गलत होगा तो भाई एग्जामिनर को नंबर देना ही पड़ेगा, ठीक, क्योंकि मिलता है नंबर। अब देखिए बेरियम 56, जेनन अगर 54 ले ले, इनर्ट गैस के सहारे लिखते हैं तो जेनन 54, और फिर इधर हमने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 50 तक लिखा था, P6, तो P6 तक तो चला गया है। अब 6s बचा, 6s2। देखिए अंतिम इलेक्ट्रॉन किस में गया? 54 और 2 56, 56 परमाणु संख्या, 54 और 2 56। जेनन का परमाणु संख्या 54 होता है और ये 6s2 मतलब 6s में 2 इलेक्ट्रॉन भर रहे हैं, तो s ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जा रहा है। इसका मतलब ये s ब्लॉक एलिमेंट है। कौन सा ब्लॉक? s ब्लॉक एलिमेंट है। तो चलिए आपको ये पता लग गया कि ये बेरियम जो है ये p ब्लॉक का तत्व तो नहीं है, इसलिए डी ऑप्शन सही होगा। आगे बढ़ते हैं, 11 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए नेक्स्ट सवाल कह रहा है सबसे प्रबल अम्ल कौन है? सबसे प्रबल अम्ल, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट है, लिखिएगा जरूर आप। देखिए प्रबल अम्ल वह होता है जो काफी जल्दी एक्वस सॉल्यूशन में H+ आयन के रूप में, यानी हाइड्रोजन को H+ आयन के रूप में डोनेट कर दे। इसके लिए शर्त यह है कि मॉलिक्यूल के पास जो बीच में बॉन्ड होना चाहिए, हाइड्रोजन बॉन्ड जो होना चाहिए वो लंबा होना चाहिए। अगर छोटा बॉन्ड होगा जल्दी टूटेगा नहीं, मतलब जल्दी नहीं टूटेगा, H+ आयन जल्दी नहीं देगा। जब जल्दी नहीं देगा इसका मतलब वीक एसिड है, यानी कि दुर्बल अम्ल है। तो देखिए इसमें हाइड्रोजन आयोडाइड का बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा होता है, उसके बाद हाइड्रोजन ब्रोमाइड का, उसके बाद हाइड्रोजन क्लोराइड का, और सबसे बाद में हाइड्रोजन फ्लोराइड का। इसलिए ये वीक एसिड है क्योंकि इसका जो बॉन्ड है ये काफी मुश्किल से टूटता है, बहुत मुश्किल से, मतलब काफी टाइम लगाता है टूटने में, क्योंकि छोटा होता है, बॉन्ड लेंथ छोटा होता है। और इसका बॉन्ड लेंथ बड़ा होता है, ये बॉन्ड लेंथ बड़ा होता है, ये लेंथ बड़ा होता है, एकदम हिंदी में ऐसे लिख देते हैं, बड़ा होता है। इसीलिए ये जल्दी से जल्दी H+ आयन
डोनेट कर देता है, जबकि ये काफी देर लगाता है। इसीलिए हाइड्रोजन आयोडाइड जो है ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड। एसिडिटी का ऑर्डर भी पूछता है, तो एसिडिटी का ऑर्डर कहिएगा हाइड्रोजन आयोडाइड, ज्यादा अम्लीय है, उसके बाद हाइड्रोजन ब्रोमाइड, उसके बाद हाइड्रोजन क्लोराइड और सबसे अंत में हाइड्रोजन फ्लोराइड। ये ऑर्डर है, आप लिख लीजिएगा। समझ गए? ये हाइड्रोजन आयोडाइड सबसे ज्यादा अम्लीय, ये सबसे कम अम्लीय, यानी कि ये प्रबल अम्ल, ये दुर्बल अम्ल। आगे बढ़े, चलिए 12 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए, कर निम्न में से कौन प्रथम संक्रमण श्रेणी का तत्व नहीं है? मतलब फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज की बात हो रही है, जिसको 4D सीरीज के नाम से भी जाना जाता है। किस सीरीज का? 4D सीरीज के नाम से भी जाना जाता है। ये फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज कहलाता है। इसको क्या कहते हैं? फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, प्रथम संक्रमण श्रेणी या प्रथम संक्रमण, हाँ वही श्रेणी ही कहा जाएगा हिंदी में। कह रहा है कि प्रथम संक्रमण श्रेणी का तत्व नहीं है। कौन नहीं है भाई? मैग्नीशियम नहीं है, क्योंकि ये एस ब्लॉक का है। किस ब्लॉक का? एस ब्लॉक का है। क्यों है देखिए, और क्यों नहीं है, मतलब एस ब्लॉक का है तो ठीक है, लेकिन क्यों ये प्रथम संक्रमण श्रेणी का नहीं है? क्योंकि एस ब्लॉक का है। और प्रथम संक्रमण श्रेणी में कौन कौन से तत्व आते हैं, पहले उनको देख लीजिए। देखिए, हमने ट्रिक बताया था, ट्रिक की वीडियो भी हमने बताई है। परमाणु संख्या 21 से परमाणु संख्या 50 तक के तत्वों को याद करने का ट्रिक, उसमें जाकर के आप सर्च करिएगा, समसेरली लास्ट में ऐड कर दीजिएगा, मिल जाएगा आपको। देखिए, हमने एक ट्रिक बताया था, शक्ति भी कर मन फेकोनी क्यों जान जलाते हो। शक्ति भी कर मन फेकोनी क्यों जान जलाते हो, है ना? तो देखिए, कह रहा है कि तत्व नहीं है संक्रमण श्रेणी का, तो कौन नहीं है? देखिए कौन कौन है। क्रोमियम, यहां देखिए, फेरस, यहां देखिए, एमएन, मैग्नीज किधर गया? इधर देखिए। लेकिन क्या मैग्नीशियम है कहीं? नहीं है। क्यों? क्योंकि मैग्नीशियम जो है ना, ये परमाणु संख्या 12 वाला तत्व है, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर लिख रहे हैं तो 1s2, 2s2, 2p6 और 3s2। देखिए, एस ब्लॉक का तत्व है। किस ब्लॉक का? एस ब्लॉक का तत्व। तो इसलिए सी ऑप्शन सही होगा। 13 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इनको आप लिख लीजिए और फिर 13 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए देखिए, सवाल कहता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको जरूर लिखिएगा। और सॉरी, सर्दी बहुत ज़्यादा बढ़ गया, ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, मतलब हाथ तो एकदम ठंडा हो गया है, लेकिन अब फिर भी शुरू कर दिए हैं तो भाई ख़त्म तो करना पड़ेगा, है ना। नाक से अब जो भी बहता है आप समझ सकते हैं निकलना शुरू हो गया है, क्योंकि रात को लगभग 11 बज चुके हैं। देखिए, करा K4 FeCN6 में Fe का प्रसंकरण यानी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? तो देखिए, ऑप्शन करा D2sp DsP2 sp3 D2sp3 sp3d2। क्या होगा भाई? चेक करते हैं। जब भी आप हाइब्रिडाइजेशन Fe का निकालेंगे, यानी कि किसी भी सेंट्रल एटम का निकालेंगे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, तो सबसे पहला काम यह होता है कि सेंट्रल एटम का आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल ले। निकालते हैं। देखिए, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Fe इन K4 FeCN6, तो ये K4 प्लस, यानी कि पोटेशियम एटम कितने भाई? 4, तो प्लस 4 इंटू K प्लस Fe को Fe रहने देते हैं। ज्यादातर हम X नहीं मानते, X मानने से थोड़ा समय बचता है, X जल्दी लिखा जाएगा, Fe थोड़ा सा समय लेगा, हो सकता है माइनर 1 सेकेंड ले, लेकिन फिर भी हम वही लिखते हैं, सेंट्रल एटम को ही लिखते हैं किसी भी कंपाउंड में। अब देखिए Cn कितने हैं? 6, तो 6 Cn। चार्ज इसके ऊपर है कोई? नहीं है, तो 0 के बराबर कर दीजिए। अब देखिए 4 तो 4 गुणे, पोटेशियम का +1 होता है ऑक्सीडेशन नंबर, आयरन को वैसे ही छोड़ देते हैं, 6 तो 6 Cn यानी साइनाइडो का होता है -1 और 0 के बराबर कर दीजिए।
और फिर इधर हो गया +4, 4 में 1 से गुणा करेंगे +4, और फिर आयरन तो आयरन, और 6 में -1 से गुणा करेंगे, और फिर -6 में 6 में -1 से गुणा करेंगे -6, -6 में प्लस से गुणा करेंगे -6 बराबर 0। तो देखिए Fe इज इक्वल टू, ये -6 उधर जाएगा तो +6, ये +4 इधर जाएगा तो -4 बराबर हो गया +2। मतलब Fe के पास ऑक्सीडेशन जो स्टेट है ये +2 है। कितना है? +2 है। यानी कि इनके पास 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है। बात क्लियर हो गई? अब देखिए, जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इनका लिखते हैं तो Fe का एटॉमिक नंबर तो 26 होता है, लेकिन इसके ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज है। कितना पॉजिटिव चार्ज? 2 पॉजिटिव चार्ज है। दो पॉजिटिव चार्ज का मतलब है कि 2 इलेक्ट्रॉन कम है। जब 2 इलेक्ट्रॉन कम है तो 26 इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास न लिख करके हम 24 का ही लिखेंगे। कितना का लिखेंगे? 24 का। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लिख सकते हैं आर्गन 18, फिर 4s2 और 3d4। आप जानते हैं कि d ऑर्बिटल की एनर्जी s से ज्यादा होती है, तो इसलिए ये क्या करता है कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन ये ले लेता है और फिर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है 3d6 अब 4s0। क्योंकि s ऑर्बिटल की एनर्जी अब एकदम ही कम है, मतलब पहले तो कम ही थी, लेकिन और भी दोनों इलेक्ट्रॉन ये d ऑर्बिटल ले लिया है, तो उस कंडीशन में d ऑर्बिटल को पहले रख देंगे एनर्जी के ऑर्डर में और s को बाद में रखेंगे। अब देखिए जरा, अब चेक करते हैं कि ये d ऑर्बिटल, इनका d ऑर्बिटल किसका? आयरन का 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अच्छा, ये s का एक ऑर्बिटल और इसके बाद p का 3 ऑर्बिटल। इसमें 3 p के ऑर्बिटल होते हैं, एक s का, उसके बाद d का। ये d का ऑर्बिटल है, ये s का। इलेक्ट्रॉन को भरते कैसे चेक करें? d में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6, तब 1 2 3 4 5 और ये 6। हुन रूल के अकॉर्डिंग हमने भर दिया। अब जरा देखिए, हुन रूल के अकॉर्डिंग हमने इलेक्ट्रॉन को तो भर दिया, लेकिन पॉलिंग का रूल कहता है कि अगर किसी सेंट्रल मेटल एटम के बगल में कोई स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो, क्या हो? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो, तो उस कंडीशन में d ऑर्बिटल में मौजूद जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनका पेयरिंग होता है। क्या होता है? पेयरिंग होता है। तो ये इलेक्ट्रॉन यहां चला जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन, देखिए जरा 1 2 3 4 5 6, चेक करते हैं जरा, ये इलेक्ट्रॉन यहां चला जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन कहां चला जाएगा? यहां चला जाएगा। तो कितना इलेक्ट्रॉन भरे हैं जी? 1 2 3 4 5 और 6। तो ये इलेक्ट्रॉन यहां चलाया, ये इलेक्ट्रॉन यहां चलाया। तो अब चेक करिए जरा ऑर्बिटल का कंडीशन कैसा होगा। यहां चेक करिए 1 2 3 4 और ये 5, और ये s का 1 और p का 3। p का कितना है उधर? 3। दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? चेक करें, बिल्कुल दिख रहा है। अब देखिए, तो इसका मतलब ये है कि ये 2 इलेक्ट्रॉन पहले से फिल थे, ये वाला इलेक्ट्रॉन इसमें चलाया तो ये दोनों भर गए, और ये वाला इलेक्ट्रॉन इसमें चलाया तो ये और ये दोनों भर गए। इसमें अब देखिए कि Cn यानी साइनाइडो एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो हमने क्या किया कि इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग कर दिया। अगर वीक फील्ड लिगेंड जैसे क्लोराइडो ब्रोमाइडो होता तो क्या करते? इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग नहीं होता। तो इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग नहीं होता तो उस कंडीशन में हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाता भाई? कितना खाली है? एगो s का 3 गो p का, sp3 हो जाता। लेकिन यहां ना इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग हो गया, तो इस कंडीशन में d ऑर्बिटल के 2 खाली है, एक s का 3 p का। तो जरा चेक करिए कि Cn जब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो एक Cn इसमें भरा जा सकता है, Cn के इलेक्ट्रॉन इसमें भरे जा सकते हैं, एक इसमें एक इसमें, एक इसमें, एक इसमें और एक इसमें। तो टोटल हो गए d के 2 d के हो गए, एक s का हो गया, 3 p का हो गया। मतलब कि D2sp3 ये इसका हाइब्रिडाइजेशन हो गया। कई किताबों में आप अगर देखेंगे तो Cn को ऐसे लिखता है, Cn फिर Cn फिर Cn, ऐसे भरने के लिए लिखता है, Cn फिर Cn फिर Cn फिर
CN ऐसे करके लिखता है। तो ये 2 और ये 4 6, मतलब D2sp3। ये हाइब्रिडाइजेशन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। ये जेई का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है 1988, हाँ 88 का, और जीपमेयर में भी क्वेश्चन पूछा गया है, नीट में भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। पहले का जो मतलब लगभग 2000 सन से पहले का जो क्वेश्चन है ना जेई नीट का, 2005 से शायद पहले का, वो सब ना अब बोर्ड लेवल एग्जाम में पूछ रहा है टोटल। तो खैर कोई बात नहीं है, हम लोग बनाएंगे आराम से। कॉन्सेप्ट क्लियर है तो काफ़ी आराम से बनाया जा सकता है। हाइब्रिडाइजेशन होगा D2sp3, आप लिखिएगा। और इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन हम लोग 14 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं और समझते हैं। लाइट की आज प्रॉब्लम है, मैं समझ सकता हूं। अगर लाइट की प्रॉब्लम हो रही होगी तो थोड़ा सा अपना स्क्रीन का लाइट थोड़ा सा बढ़ा लीजिएगा। और अभी तक अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें अगली वीडियो देखने के लिए, क्योंकि नोटिफिकेशन अगर मिलेगा तो ही आप सजग रहेंगे। और ये लाइट जा चुकी है, तो ऐसा करते हैं, इस वीडियो को यहीं रहने देते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 14 नंबर क्वेश्चन से बात करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।